एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। बंगाली फिल्म्स की बात जब भी आती है सत्यजीत रे का नाम सबसे ज्यादा याद किया जाता है। पर अगर मैं पूछूं कि कितनों ने उनकी सारी फिल्म्स देखी हैं तो शायद हम सब सोच में पड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने अपने YouTube चैनल में एक नया सेगमेंट ऐड किया है, मूवी एक्सप्लेन। नहीं नहीं, सिर्फ बॉलीवुड मूवीज नहीं, सारे रीजनल फिल्म्स और देश भर के सारे अमेजिंग फिल्म्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। एंड यस, इससे शायद बॉलीवुड कुछ सीख भी ले कि कैसे कहानियाँ लिखनी चाहिए। एंड एज ए बंगाली, मैं बंगाली फिल्म्स के साथ ही शुरू करना चाहती हूँ। हाल ही में बॉलीवुड ने हमारे फेमस ब्योमकेश बख्शी को जाना है और मैं अपने फेमस कैरेक्टर को आपके सामने ले आई हूँ। सत्यजीत रे ने न ही सिर्फ फिल्मों में बल्कि साहित्य में भी अपना छाप छोड़ा है, तो उनकी ही लिखी एक कहानी से प्रस्तुत फिल्म को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जॉय बाबा फेलुनाथ। जॉय बाबा फेलुनाथ रिलीज हुई थी 1979 में एंड IMDb पे इसका रेटिंग है 8.1। कहानी के शुरू में हमें दुर्गा पूजा की पटभूमि दिखाई जाती है, जहाँ एक मूर्तिकार रूकू को दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी सुना रहे हैं। कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उन्हें अस्त्र मिले और कौन से देव के कौन से वाहन हैं। तभी रूकू को दरवाजे पे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ के उसे देखने जाता है। घर में वापस आके वो अपने विकास अंकल के पास जाते हैं और कहता है, डाकू गंडारिया आया है। अब इसे सुनकर विकास अंकल पहले हंस तो पड़ते हैं, पर फिर वो सीरियस हो जाते हैं और दरवाजा खोलने जाते हैं। दरवाजे पे आया हुआ इंसान उमानाथ घोषाल को ढूंढता है और अपनी पहचान मगनलाल मेघराज बताता है। उमानाथ रूकू के फादर हैं। विकास उस घर का कोई रिलेटिव तो नहीं है, पर उसी घर में रहता है। मगनलाल घर में आते ही घर में रखे चीजों को देखने लगता है और बाहर से विकास मगनलाल को देखने लगता है। इसे ध्यान में रखिएगा, क्यों वो बाद में पता चलेगा। और तभी उमानाथ घर में आते हैं और हमें पता चलता है कि मगनलाल और उमानाथ कॉलेज टाइम के फ्रेंड है। मगनलाल उनका हालचाल पूछता है और अचानक गणेश के बारे में पूछते हैं। उमानाथ इस बात से चौंक जाता है कि आज भी मगनलाल को गणेश के बारे में याद है। मगनलाल गणेश को देखना चाहता है, पर उमानाथ थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि मगनलाल का नाम बुरे कामों के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ है। मगनलाल कहता है कि अगर तुम्हारा नाम हो तो एक दिन नाम बदनाम भी होता है। उमानाथ फिर भी मेंशन करता है कि मगनलाल देश की चीजों को बाहर बेचता है और गणेश को दिखाना शायद सेफ ना हो। तो बिना बात को बढ़ाए मगनलाल सीधा ऑफर करता है 20,000 का। पर उमानाथ चौंक जाता है कि बिना देखे ही वो कैसे इतने सारे पैसे का ऑफर कर सकता है। एंड शॉकिंगली मगनलाल गणेश की मूर्ति की पूरी डिस्क्रिप्शन दे देता है और एक पेपर कटिंग भी दिखाता है, जो कि एक्चुअली उमानाथ के ग्रैंडफादर की लिखी है। उमानाथ कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हें गणेश देना होता तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। और अब मगनलाल सीधे धमकी पे उतर आता है कि लोगों से मैं मांगता नहीं हूँ, छीन लेता हूँ, पर मैं तुम्हें खुला ऑफर कर रहा हूँ। उमानाथ आखिर तक डटा रहता है। अब सीन कट होती है उमानाथ जी के पिताजी के घर में, जहाँ वो सो रहे हैं और हमें दिखता है एक इंसान जो उस घर में आकर उस मूर्ति को चोरी करने की कोशिश करता है, पर पिताजी की नींद टूट जाती है। फिर से सीन कट होता है और हमें सुनाई देता है फेलुदा का फेमस थीम सॉन्ग। साथ में फेलुदा, फेमस डिटेक्टिव नोवेल राइटर जटायु एंड फेलुदा का चचेरा भाई तोपशे। उनके गेस्ट हाउस का मालिक उन्हें मछली बाबा के बारे में बताते हैं, जो कि हाल ही में हरिद्वार से काशी आए हैं, वो भी सीधा तैर कर। और जब किसी पे वो कृपा करते हैं उसे मछली की एक शल्क देते हैं। फिर हमें बहुत ही अद्भुत पर अमेजिंग भजन सुनाई देती है, जहाँ गेस्ट हाउस के मालिक फेलुदा और बाकियों को लेकर घाट पे आते हैं मछली बाबा के दर्शन के लिए। तब फेलुदा पूछते हैं कि ऐसे बाबाओं के काफी पैसे वाले भक्त भी होते हैं, वो लोग कहाँ हैं? तो उनकी पहचान कराते वक्त हमें वहाँ मगनलाल मेघराज आते हुए दिखते हैं। ये मगनलाल मेघराज फेलुदा का वन ऑफ द फेमस विलन है। तभी फेलुदा बाइनोकुलर लगाते हैं और कहते हैं वेरी फिशी, क्योंकि बाबा जी के हाथ में एक मिसमैच टैटू दिखता है। उसी घाट में बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं उमानाथ घोषाल अपनी पत्नी के साथ। उनकी मुलाकात हमारे फेलुदा के साथ होते ही अपने घर में हुए चोरी के बारे में वो बताते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें फोन करने की अनुमति भी मांग लेते हैं।
अगले ही दिन हम फेलुदा को उमानाथ के घर में देखते हैं, जहाँ रुकू छत के किनारे पे खड़े होके एयर गन से खेल रहा था। उमानाथ उन्हें घर के अंदर लाते हैं और अपनी चोरी हुई गणेश की मूर्ति के बारे में बताते हैं, जो एक्चुअली उनके ग्रैंडफादर राधानाथ घोषाल की है। कहते हैं नेपाल के एक राजा के घर में वो हाउस फिजिशियन थे। उस राजा को एक भयानक रोग से बचाने के बाद खुश होकर राजा ने उस गणेश को राधानाथ जी को गिफ्ट किया था। फेलुदा धीरे धीरे अब पूछताछ करना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि ये विकास कौन है। उमानाथ बताते हैं कि ये घर के कर्मचारी का ही बेटा है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उनके पिताजी उन्हें घर में ही रख लेते हैं। फेलुदा अब उमानाथ जी के पिताजी से मिलकर अपना परिचय देते हैं और उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। उमानाथ जी के पिताजी कहते हैं कि वो ज्यादातर 10:30 बजे ही सो जाते हैं, पर उस दिन 1:30 बजे उनके घर में एक आहट सुनकर उनकी नींद टूट जाती है, पर वो कुछ देख नहीं पाते हैं। पर ये बुजुर्ग चाचा जी कुछ और ही मतलब लेके बैठे थे। उन्होंने फेलुदा को चैलेंज किया और फेलुदा ने इसे एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद फेलुदा ने 2 क्वेश्चन पूछा कि क्यों उनको चुना गया इस काम के लिए। तो उनके पिताजी का कहना था कि अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो शायद तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उनको किसी पे शक है कि नहीं। तो पिताजी ने जवाब दिया कि अपनों पे कोई शक तो नहीं है, पर बाकी फेलुदा को ढूंढना पड़ेगा। और फेलुदा छत पर जाते हैं। छत पर रुकू भी था। फेलुदा उससे कैप्टन स्पार्क के बारे में पूछते हैं, क्योंकि रुकू कैप्टन स्पार्क का बहुत बड़ा फैन है। फेलुदा मस्ती में पूछते हैं कि घर में इतने बड़े डिटेक्टिव होने के बावजूद चोरी कैसे हो गई। तो रुकू कहता है कि गणेश की मूर्ति किसी राजा के पास है। फेलुदा पूछता है, कौन से राजा के पास? तो रुकू कहता है कि अफ्रीका के राजा के पास। फेलुदा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? रुकू कहता है कि मुझे नहीं पता, पर कैप्टन स्पार्क को पता है, वो ढूंढ लेगा, और अगर वो ढूंढ नहीं पाया तो वो अटलांटिस में चला जाएगा। मतलब फेलुदा के लिए एक चैलेंज कम नहीं था, एक और कंपेटिटर आ गया, कैप्टन स्पार्क। ये बातें शायद आपको बेबुनियाद लगे, पर एक डिटेक्टिव के लिए कोई भी बात छोटी नहीं होती। इसी बातों बातों में रुकू ने फेलुदा से पूछा कि क्या आप डिटेक्टिव हैं? क्या आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन है? फेलुदा ने कहा, हाँ मैं डिटेक्टिव तो हूँ, पर इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, पर और कुछ है मेरे पास। रुकू पूछता है कि क्या वो रिवॉल्वर है? उसमें कितनी गोलियां हैं? फेलुदा कहते हैं कि वो 6 हैं, और मैं तुम्हें वो दिखा भी सकता हूँ अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम छत के किनारे वैसे और नहीं खेलोगे। और फेलुदा ये भी कहते हैं कि उसके पास एक और हथियार है जिसे कहते हैं मोगुजास्त्रो, मतलब ब्रेन। अब वो लोग छत से नीचे आ जाते हैं और विकास के घर में पूछताछ करने जाते हैं। फेलुदा पूछते हैं कि जब मगनलाल आया था तब विकास क्या कर रहा था। विकास कहते हैं कि उसी ने मगनलाल को अंदर लाया था। फेलुदा ने पूछा कि मगनलाल कब तक वहां था। विकास ने कहा, आधा घंटा। फेलुदा ने पूछा, जब तक मगनलाल था तब तक आप क्या कर रहे थे? विकास ने बोला कि मैं रेडियो सुन रहा था। फेलुदा ने पूछा, कौन सा स्टेशन? विकास ने कहा, लखनऊ स्टेशन, अख्तरी का गाना सुन रहा था। ये लाइन भी याद रखिएगा। फेलुदा घर में घूमते घूमते चारों तरफ नजर फैला रहे थे। फेलुदा ने फिर से पूछा, आप यहाँ कब से हैं? विकास ने बोला, 20 साल। फेलुदा बाहर घूमते हुए विकास जी से कहा कि आपकी ही जगह सबसे ज्यादा डगमगा रही है, आपको पता है ना? विकास जी ने कहा, ये तो नॉर्मल है, मैं इस घर का कोई नहीं, तो संदेह होना तो लाजमी है, पर अगर मुझे चोरी करना ही होता तो मेरे पास ऐसे काफी मौके थे, पर मैंने नहीं किया। और मेरे हालात अचानक से अब खराब नहीं हुए, मेरे हालात पहले से ही खराब थे। तभी फेलुदा ने पूछा कि ऐसा कोई है जिसके हालात अभी खराब हुए हैं, पर विकास जी ने मदद करने से इनकार कर दिया। फेलुदा फिर भी जोर देते रहे और समझाते रहे कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो शक आप पे ही जाएगा, क्योंकि आपके पास ही सबसे ज्यादा चांसेस और मोटिव थे। विकास जी अपनी तरफ मुसीबत आते देख थोड़ा पिघल गए और उमानाथ जी का नाम बताया, क्योंकि उनका ही बिजनेस हाल ही में थोड़ा खराब चल रहा है। दोपहर लंच के वक्त गेस्ट हाउस में फेलुदा के लिए एक कॉल आता है। वो कॉल था मगनलाल मेघराज का। वो फेलुदा को दोपहर को अपने घर में इनवाइट करते हैं और कहते हैं गनबापी में उनका एक आदमी फेलुदा के लिए इंतजार करेगा, नीली शर्ट में, नाम मनोहर। जैसी बात हुई थी वैसा ही काम। नीली शर्ट का एक इंसान मिला फेलुदा को और वो लेके गया मगनलाल मेघराज के पास। बड़ा सा दरवाजा, खूबसूरत पेंटिंग की हुई, जैसे कोई राजा का घर हो। मगनलाल फेलुदा से पूछता है कि बनारस आप घूमने आए हैं? फेलुदा कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही कुछ इरादा था। मगनलाल कहता है, तो इरादा बदल क्यों लिया? फेलुदा कहता है, मेरी मर्जी भाई,
मगनलाल कहता है, आप बनारस घूमिए ना, बंदोबस्त मैं कर देता हूँ, क्यों घोषाल बाड़ी में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। फेलुदा कहता है, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, उमानाथ जी ने मुझे एक काम सौंपा है, उसे किए बिना मैं कैसे घूम सकता हूँ। इसी बातों बातों में तोपशी की नजर घर के छत पर जाती है, जहाँ उसे एक हाथ दिखता है जो बंदूक पकड़े हुए उनकी ही तरफ निशाना लगाए हुए है। मगनलाल फेलुदा का फीस पूछते हैं और डब्बे से पैसे निकालकर फेलुदा की तरफ फेंकते हैं और काम बंद करने को कहते हैं। फेलुदा कहते हैं कि बिना काम का मैं पैसा नहीं लेता। तब मगनलाल कहता है कि आपका मुवक्किल ही चोर है, तो आप किसे पकड़ोगे। फेलुदा शौक में होते हैं। मगनलाल कहता है कि उमानाथ ने खुद 30,000 के बदले अपने बाप के संदूक से मूर्ति चुराकर उसे बेच गया है, और ये भी बताते हैं कि उमानाथ का बहुत सारा कर्जा है जिसे उसे चुकाना भी तो है। फेलुदा अब एक दांव फेंकता है, मगनलाल से मूर्ति देखने की मांग करता है कि उसे प्रूफ चाहिए कि मूर्ति मगनलाल के पास है, और नहीं दिखा पाए तो फेलुदा डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। इस बात से मगनलाल का चेहरा देखने लायक था और वो अपनी नौकर अर्जुन को बुलाता है और अपने जटायु को खड़े होने के लिए कहते हैं कि उन्हें एक छोटा सा गेम खेलना है, नाइफ थ्रोइंग। इसका मजा तो बस देखने से ही आएगा। पर फेलुदा जब इसे मना करने जाते हैं तो छत पर बैठा एक आदमी गोली चला देता है और तोप से फेलुदा को झटके से वहां से गिरा देता है। इससे फेलुदा बच तो जाते हैं, पर मगनलाल को आता है गुस्सा। एक तो निशाना गलत लगा, ऊपर से एक फ्लावर वास तोड़ दिया। अब वहां डर का माहौल था, क्योंकि सिर्फ अब एक नहीं, 2 किनारे से 2 बंदूक फेलुदा की तरफ पॉइंटेड था। चुपचाप रहने के अलावा फेलुदा के पास अब और कोई चारा नहीं था। पर इसके बाद का सीन देखने लायक था। पर ये जो अपमान फेलुदा का हुआ, जिसकी वजह से फेलुदा ने प्रॉमिस किया या तो इसका बदला लेंगे या फिर जिंदगी भर के लिए डिटेक्टिव गिरी छोड़ देंगे। यह गेस्ट हाउस में लौटते ही उन्हें एक धमकी वाला खत मिलता है जिसमें लिखा हुआ है, सावधान। रात को घर में घूमते हुए फेलुदा को अचानक ही आइडिया सूझता है कि मगनलाल को शायद गणेश मूर्ति नहीं मिली है, क्योंकि अगर उसको मिली होती तो वो मुझे काम बंद करने को नहीं बोलता, और मूर्ति शायद घोषाल के घर में ही कहीं है। सुबह घाट पर चाय पीते हुए फेलुदा की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि वहां नहा रहा था, और फेलुदा उसका पीछा करने लगता है, और पीछा करते हुए वो पहुंच जाते हैं एक हवेली में जिसके एक छोटे से कमरे में वो इंसान रहता है, और वही फेलुदा को उस मछली बाबा के कपड़े और दाढ़ी मूछ भी मिलती है। पर अचानक वो आदमी वापस आ जाता है और हड़बड़ी में फेलुदा को जैसे तैसे कहीं छुपना पड़ता है। वहां से निकलते ही सबसे पहले फेलुदा पहुंचते हैं पुलिस के पास मदद मांगने। फिर सीन कट होके पहुंचती है घोषाल हाउस, जहां दुर्गा मूर्ति में रंग चढ़ रहा था। शशि अंकल पेंटिंग खत्म कर रहे थे, तभी उन्हें एक चीज नजर आती है दुर्गा प्रतिमा के सामने। वो और कुछ नहीं था, गणेश मूर्ति थी। कट टू बनारस की गलियां, जहां फेलुदा, जटायु एंड तोपशे बनारसी पान का मजा ले रहे थे बनारस की गलियों में। अचानक उन्हें वही मूर्तिकार मतलब शशि अंकल खून में लथपथ रास्ते पे मिलते हैं, जहां वो कहते हैं, सिंह। याद रखिएगा ये बात। पुलिस का कहना है कि शशि को मारने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का बेटा है। पर शायद फेलुदा को वो ये बात थोड़ी जमी नहीं। वैसे भी गेस्ट हाउस के मालिक ने साफ साफ कह दिया कि फेलुदा के आने के बाद से ही काशी में क्राइम थोड़ा बढ़ गया है। लोग कर लो बात, मच्छर वैसे भी नजर नहीं आते, पर धुआं दो तो सब किलबिला उठते हैं। इन सब बातों के बीच में ही फेलुदा की नजर जाती है एक मैगजीन पर जिसका नाम है आकाशवाणी, जहां उनको अख्तरी का गाना किस किस दिन रेडियो पे आता है ये लिखा हुआ मिलता है। याद है विकास ने क्या कहा था? उस दिन वो अख्तरी का गाना सुन रहा था, पर उस दिन तो अख्तरी का गाना था ही नहीं। इसे देखते ही वो रूम में वापस आ जाते हैं और जटायु के पूछ से वो बताते हैं कि 3 कंफ्यूजन है, अफ्रीका का राजा, शशि बाबू मतलब मूर्तिकार का सिंह, और अख्तरी का गाना। और उसी वक्त उनके सामने रखी एक बुक पे उनकी नजर जाती है जहाँ उन्हें जंगल दिखता है। तभी उनको शायद पहले कंफ्यूजन का जवाब मिल जाता है। फेलुदा तोपशे से पूछते हैं कि अच्छा बता, अफ्रीका बोलो तो तेरे दिमाग में पहले क्या आता है? तोपशे बोलता है, जंगल। अच्छा जंगल बोलूं तो प्राणी, और किंग ऑफ जंगल बोलूं तो? फेलुदा घोषाल बाड़ी आते ही रुकू को ढूंढने लगते हैं और छत पे चले जाते हैं, पर रुकू तो अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर बैठा हुआ है। फेलुदा अपने रिवॉल्वर दिखाने की लालच में दरवाजा खोलने को कहते हैं,
और कहते हैं कि अफ्रीका के जंगल का राजा और कोई नहीं, शेर है ना? तो रुको अचानक बोल पड़ता है कि हाँ, उसी ने ही मूर्ति को दुर्गा माँ के वाहन शेर के मुंह में च्युइंगम से चिपकाया था और ये प्लान उसने अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर बनाया था और उसका असिस्टेंट और कोई नहीं, हमारे उमानाथ के पिताजी ही हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई, रुको ने देखा कि मूर्ति शेर के मुंह में नहीं है, वो तो गायब हो चुका है। एक्चुअली उमानाथ के पिताजी ने वो मूर्ति पहले से ही संदूक से हटा दिया था। इसके बारे में किसी को पता नहीं था, इसीलिए कोई चोरी करने आया था। बट प्रॉब्लम ये है कि असली मूर्ति अब गायब हो चुकी है। और फेलुदा तभी विकास के घर में आते हैं और पूछते हैं कि विकास का टाइटल क्या है। उमानाथ के पिताजी उनका नाम विकास सिंह बताते हैं और तभी फौरन फेलुदा पुलिस को कॉल लगाते हैं और मौन मंदिर आने को कहते हैं, क्योंकि विकास मिठाई लेने वही तो गया है। फेलुदा विकास के पीछे बंदूक लगाकर एक शांत सी जगह ले जाते हैं। धीरे धीरे विकास सारी बातें मानने भी लगता है कि उसने कैसे मगनलाल की सारी बातें सुन ली थी और मगनलाल ने ये देखा भी था। मगनलाल ने उस मूर्ति को चोरी करने के लिए विकास को 1000 रुपए तक का ऑफर किया था। विकास ने रात को चोरी करने की कोशिश भी की थी, पर वो सफल नहीं हुआ। मूर्तिकार शशि बाबू को जब वो मूर्ति मिला तब वो लाकर उन्होंने विकास को ही तो दिया था, पर विकास ने उसे मगनलाल को बेच दिया। और मगनलाल को जब पता चला कि उस मूर्ति के बारे में शशि बाबू को भी पता है, तो उसने शशि बाबू को मरवा दिया। फेलुदा विकास को पुलिस के हाथों पकड़वाकर तोपशी को कॉल करते हैं, कहा शाम को 5 बजे मछली बाबा के वहां मीट करने को, क्योंकि असली राज से पर्दा उठाना अभी बाकी है। थोड़ी ही देर में हम तोपशी और जटायु को साधु के वेश में मछली बाबा के वहां देखते हैं और इंतजार करते हैं फेलुदा का, पर फेलुदा का कोई अता पता ही नहीं। तभी हम मगनलाल मेघराज को भी मछली बाबा के वहां आते हुए देखते हैं। और अब आती है क्लाइमैक्स की बारी, जहां मगनलाल मेघराज मछली बाबा के पैरों में अपना भेंट चढ़ाते हैं और नीचे से एक हाथ निकलता है बाबा का और हाथों में है रिवॉल्वर। ये देखकर मगनलाल चौंक जाता है और हमें दिखाई देते हैं हमारे फेलुदा मछली बाबा के वेश में। एक फेमस डायलॉग है बंगाली में, घुघु देखे छो फात तो देखो नी, मतलब तुमने उड़ते हुए पंछी को देखा है पर नीचे जो जाल बिछाया हुआ है तुमने वो नहीं देखा। क्लाइमैक्स का वो सीन जब फेलुदा अपने सर्कस में मगनलाल को एक खेल दिखाते हैं, जैसा मगनलाल ने जटायु को दिखाया था। एक ऐसा इंसान जो मासूम लोगों को तकलीफ देता है, जो देश की संपत्ति और धरोहर को बाहर बेचता है, उन जैसे लोगों के लिए जेल की काल कोठरी से अच्छी जगह क्या हो सकती है। लास्ट सीन में हमें घोषाल बाड़ी में सबको फेलुदा का इंतजार करते हुए दिखते हैं, जो पूरी कहानी सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। फेलुदा घर में आते ही उमानाथ के पिताजी के हाथों में वो गणेश की मूर्ति देते हैं और उसे संदूक में रख देते हैं। उमानाथ के पिताजी उनका फीस देने के लिए चेक जब निकालते हैं, तब फेलुदा अपना और एक खेल दिखाने की अनुमति मांगते हैं। फेलुदा फिर से चाबी निकालकर संदूक खोलकर उस गणेश मूर्ति को निकालते हैं और अपने फीस के तौर पर उसे मांगते हैं। ये देखकर सब शौक में आ जाते हैं, फेलुदा ने ये क्या मांग लिया। पर फेलुदा ने बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा कि आपने काफी डिटेक्टिव कहानियां पढ़ी होंगी, पर मैं खुद डिटेक्टिव हूँ। मेरी आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं। मैंने इस मूर्ति की जांच करवाई है और पता चला इसकी कीमत 1000-2000 से ज्यादा नहीं होगी। और अगर ये असली मूर्ति होती तो क्या आप अपने पोते के साथ प्लान करके किसी शेर के मुंह में च्युइंगम से इसे चिपका पाते? और आपका असली गणेश तो बैंक में है ना? उमानाथ के पिताजी हंस पड़ते हैं और कहते हैं सच में मान गए फेलुनाथ को। इतनी कीमती चीज घर में रखना सेफ नहीं। लोग आते हैं, बार बार देखने की मांग करते हैं। फेलुदा पूछते हैं कि क्या मैं इसे फीस के तौर पर रख सकता हूँ? तब उमानाथ के पिताजी कहते हैं कि जिसके पास इतनी बुद्धि है उसका सिद्धि लाभ जरूर होता है। पर फिर भी उनके मन में एक क्वेश्चन रह जाता है कि कैसे उन्होंने ये पकड़ लिया। तब रुको कहता है मोगोजास्त्रो मीन्स विथ ब्रेन पावर। आखिर में बिग स्टोरी इन शॉर्ट, जहां उमानाथ के पिताजी असली मूर्ति बैंक के लॉकर में रखते हैं और वही हूबहू दिखती एक मूर्ति को घर में रखते हैं, जिसे पोते के साथ उन्होंने प्लान करके एक गेम खेला चोर पकड़ने के लिए।